सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। अमेरिका जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पावर में है। यूरोपीय संघ एक ऐसा संघ है, एक ऐसा नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बना 1992 में। 1992 में एक संधि होती है, मास्ट्रिक्ट संधि, है ना, उसके आधार पर इसे बनाया गया। 92 में सोवियत संघ के विघटन के बाद चेकोस्लोवाकिया, आपका इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, है ना, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को यूरोपियन यूनियन में जोड़ना चाह रहे हैं। तो अगर आप इस विभाजन को देख सकते हो तो आप एक पूरा का पूरा नजरिया बना सकते हो कि ये जो आपका ऑरेंज कलर का है, संतरी कलर का है, ये है आपका साम्यवाद यूरोप, ये है आपका पूंजीवाद यूरोप। यूरोपीय संघ की स्थापना होने से पहले कई सारे ऐसे संगठन बन गए थे जिनका मेन मुद्दा यह था कि कैसे करके वो समाज में आगे बढ़ेंगे। आज का जो वन शॉट है वो होने वाला है आपका चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, है ना। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में ऐसा है क्या? देखो, हमने पहले वाले चैप्टर में क्या बात कर ली है? हमने बात कर ली है कि कैसे शीत युद्ध का जो है वो अंत होता है, शीत युद्ध के अंत के बाद से चीजें कैसे चली, है ना, वो सारी चीजें हमने देखी, है ना। सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। अमेरिका जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पावर में है। तो क्या अब अमेरिका के साथ बहुत सारे देश प्रतिद्वंदिता में रहेंगे पावर के लिए, या वो सिर्फ अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने वाले हैं? काफी सारी चीजें वो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब अगर इसमें आगे चलोगे तो सबसे पहले आता है यूरोपीय संघ। देखो, इसमें याद करने की चीज ये है कि जब आप यूरोपीय संघ के बारे में बात करते हो ना, तो यूरोपीय संघ एक ऐसा संघ है, एक ऐसा नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बना 1992 में। 1992 में एक संधि होती है, मास्ट्रिक्ट संधि, है ना, उसके आधार पर इसे बनाया गया। और बनाने के बाद क्या होता है, यहां पर काफी सारी चीजें देखने को मिली। काफी सारी चीजें देखने का मतलब है काफी सारी चीजें, है ना। जैसे कि अगर आप देखोगे, जो यूरोपीय संघ था वो पूंजीवाद को फॉलो करता था। जाहिर सी बात है, पूंजीवाद का को अपनाना एक मेन काम था किसका? आपका यूरोपीय संघ का। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। यूरोपीय संघ ने पूंजीवाद को अपनाया सीधे तौर पर, ठीक है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है? उसके बाद अगर आप देखोगे तो यूरोपीय संघ में जो पश्चिमी यूरोप है और जो पूर्वी यूरोप है वो दोनों मिक्स हो गए थे अब, क्योंकि 92 में सोवियत संघ के विघटन के बाद चेकोस्लोवाकिया, आपका इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, है ना, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को यूरोपियन यूनियन में जोड़ना चाह रहे थे और अपनी विचारधारा, जो उनकी पहली विचारधारा थी साम्यवादी, उसे छोड़कर पूंजीवादी को अपनाना चाह रहे थे। तो सेम चीज वही लिखी हुई है। बट क्या यूरोपीय संघ जो बना आपका 1992 में एक दिन में बन गया था? नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, और उसी के लिए आता है आपका मार्शल योजना, जो कि अमेरिका लागू करता है। किसके लिए? पश्चिमी यूरोप के लिए। तो यहां पर वही चीज दे रखी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, यूरोप की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह टूट चुकी थी और यूरोपीय देशों के बीच आपसी संबंधों की पुरानी व्यवस्था समाप्त सीधे तौर पर हो गई थी। और यूरोपीय नेताओं के सामने यह दुविधा थी कि यूरोप के भविष्य में किस दिशा में लेके जाया जाएगा, किस दिशा में यूरोप के भविष्य को लेके जाया जाएगा, है ना। दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा, है ना। आगे चलोगे तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा यूरोप है, इसमें अगर आप एक चीज देखोगे ना, तो एक पूरा का पूरा विभाजन है ना। अगर आप इस विभाजन को देख सकते हो तो आप एक पूरा का पूरा नजरिया बना सकते हो कि ये जो आपका ऑरेंज कलर का है, संतरी कलर का है, ये है आपका साम्यवाद यूरोप, ये है आपका पूंजीवाद यूरोप। तो अगर मैं आपसे डायरेक्टली कभी ये बोलूं कि जो पूंजीवाद यूरोप है ये अमेरिकी खेमे में है, साम्यवाद यूरोप सोवियत संघ के खेमे में है, तो वो कहना लाजमी होगा। और ये हम बात कर रहे हैं कब की? ये बात कर रहे हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध की। ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, उसके बाद की नहीं, 1992 की नहीं, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, शीत युद्ध और यूरोपीय एकीकरण। शीत युद्ध और यूरोपीय एकीकरण, जब हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला। जाहिर सी बात है,
अब 1991 में तक काफी सारी चीजें देखी शीत युद्ध में। क्यूबा मिसाइल संकट देखा, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया है उनका विघटन देखा, बर्लिन की दीवार देखी, बर्लिन की दीवार का गिरना देखा, सोवियत संघ का विघटन देखा, सोवियत संघ का अफगानी हस्तक्षेप देखा, काफी सारी चीजें थी, है ना। अब यहां पर 45 के बाद शीत युद्ध की परिस्थितियों ने यूरोप के एकीकरण की प्रक्रिया को गति दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, शीत युद्ध का अंत पास आता गया, वैसे वैसे जो पूरा का पूरा यूरोप है उसमें मैं पश्चिमी और पूर्वी दोनों यूरोप को जोड़ रहा हूं। दोनों यूरोप को अपनी महत्वता दिखती है और उसी आधार पर क्या करते हैं, वो आपसी एकीकरण पर जोर दे देते हैं। और पश्चिमी यूरोप के देशों में साम्यवादी प्रभाव से बचने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाया गया। मार्शल योजना और आर्थिक पुनर्निर्माण, ये अभी मैंने आपको बताया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी चरमरा चुकी थी। उसको सही करने के लिए अमेरिका जो है वो अपनी नीतियां तैयार करता है, काफी सारे स्टेप्स लेता है चीजों को बेहतरीन करने के लिए। उसमें से मार्शल योजना जो है वो एक थी और आर्थिक पुनर्निर्माण जो है वो दूसरा था। ठीक है, डन। तो अमेरिका ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मार्शल योजना जो है वो लागू करी, है ना। मार्शल योजना लागू करी और मार्शल योजना लागू करने का सीधा साधा रीजन क्या था? मार्शल योजना लागू करने का सीधा साधा रीजन क्या था भाई? अगर आप मार्शल योजना देखोगे ना तो मार्शल योजना में सीधा यह था कि जो अर्थव्यवस्था थी यूरोप की उसका पुनः निर्माण करवाना था बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बड़े लेवल पर। किसका? यूरोप का। 48 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जो है वो उसकी स्थापना हो जाती है, वो बन जाता है ना। वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी और इस संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप देशों को आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान करता है, बहुत बड़े लेवल पर, है ना। तो ये भी एक चीज जो है वो देखी गई थी। ठीक है, डन एवरीबॉडी। आई होप इतना सभी को क्लियर होगा, इतना सभी को क्लियर होगा। आगे चलें, आगे चलें। आगे जब आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये चीज आ जाती है, जो कि है ये वाली टेबल। अगर आप देखोगे ये वाली टेबल, ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों जब एनसीईआरटी पढ़ो ना, इस तरह की जो टेबल्स हैं जो दी गई हैं एनसीईआरटी में, उन्हें मिस मत करो कभी भी, क्योंकि यहां पर अगर इन्हें मिस करोगे तो काफी सारी चीजें छूट जाती हैं। जैसे कि अप्रैल 1951 में क्या होता है भाई? अप्रैल 1951 में क्या होता है? आप जाहिर सी बात है सीधे तौर पर देखेंगे, अप्रैल 1951 में पश्चिमी यूरोप जो है उसके 6 देश जो थे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन 1951 में हुआ था। महीना नहीं पूछा जाता है, डेट पूछी जाती है अमूमन, ये याद रखेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे 1957 आता है। 6 देशों ने इसी संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी समुदाय का जो है वो गठन किया था, यूरियोम। ठीक है, फिर जनवरी 1973 में बात अगर आप करेंगे तो डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की जो है सदस्यता सीधे तौर पर ली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव जो है वो होता है। 1981 में यूनान, ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता जो है वो सीधे तौर पर ले ली। उसके बाद 1985 आता है। शांगीन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण जो है वो समाप्त सीधे तौर पर कर दिया। इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला इवेंट, है ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, है ना, कुछ नहीं होते हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है बस। ठीक है, आगे चले, आगे चला जाए। आगे जब आप चलोगे तो यहां पर और कुछ इवेंट देखने को मिलेंगे आपको, जो कि महत्वपूर्ण है समझने के लिए, सारी चीजें देखने के लिए। वो ये है कि 1986 में स्पेन और पोर्चुगल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल जो है वो हुए थे। 1990 में जर्मनी का एकीकरण जो है वो हुआ था। ठीक है, और 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 92 में, 93 में क्या होता है? एकीकृत बाजार का गठन सीधे तौर पर देखने को मिलता है। एकीकृत बाजार का गठन का सीधा साधा मतलब क्या है कि एक जैसा बाजार, जिसमें आपको लगभग सारी चीजें पूंजीवाद के आधार पर देखने को मिलेगी और यहां पर बाजार जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत ही मायने रखती हैं किस चीज पे? काफी सारी चीजों को देखने के लिए। मार्च 1993 में क्या होता है? एकीकृत बाजार का गठन सीधे तौर पर देखने को मिला। 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया।
12 सदस्य देशों के द्वारा अपनाया जाना इस नई मुद्रा को एक बहुत महत्वपूर्ण गठनात्मक तौर पर यूरोप का क्या करता है, गठन करता है। ठीक बात है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अब आप आगे जब आप चलोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, 2007 में बुल्गारिया, रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए, स्लोवेनिया ने यूरो को अपनाया, है ना। याद नहीं रखना क्योंकि हमेशा हर एक चीज याद रखने की नहीं होती, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें आपको याद रखना है और बड़े लंबे समय तक याद रखना है। 2004 में क्या हुआ था, साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवानिया और स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हुए, नहीं याद रखना है। 28 देश हैं, कितने याद रख लोगे, सारे याद नहीं रख सकते हो, जाहिर सी बात है, तो उन्हें याद रखो जो आप संभाल सको। आगे चलोगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आता है आपके सामने और इसमें क्या है, 2009 लिस्बन संधि जो है वो लागू की जाती है। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बनता है। 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह होता है। 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा। ब्रिटेन अब पार्ट नहीं है यूरोपीय संघ का। 2016 से ये प्रोसेस कभी शुरू हुआ था, 2020 में जाके कंप्लीट हुआ है, जिसका नाम है ब्रेक्जिट। मेन मुद्दा क्या है कि ब्रिटेन जो है वो पार्ट नहीं बनना चाहता है यूरोपीय संघ का। क्या रीजन है, अनेक रीजन है, काफी सारे, है ना। अब उन रीजनों को अगर आप देखेंगे तो काफी सारी आपको चीजें लिंक जो है वो करना स्टार्ट होंगी, है ना। उस आधार पर डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है यूरोपीय संघ में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और ऊपर से जब आप ये चीज देखोगे ना, यहां पर ये जो पूरा का पूरा फोटोग्राफ है, किस चीज को दर्शा रहा है, किस चीज को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। यह कोशिश नाकामयाब रही। देखो, जब काफी सारे देश हों और उन्हें एक जैसा संविधान मानना हो तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है उस चीज को लागू करवाने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, तो ये कोशिश नाकामयाब रही और इसी को लक्ष्य करके यह कार्टून जो है वो बना है। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया है, आई डोंट नो, वी डोंट नो, है ना। सो ये चीजें जो है वो आप ध्यान में रखो, ठीक है। अब अगर आप आगे चलोगे तो राजनीतिक सहयोग की दिशा में कदम, 1949 में यूरोप की परिषद की स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है। अब इसकी परिषद का मेन मुद्दा क्या था, राजनीतिक आधार को बढ़ाना। उद्देश्य था लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून के शासन को बढ़ावा देना, जिससे साफ सीधे तौर पर पता लगता है कि ये सारे के सारे जो तथ्य हैं वो है पूंजीवादी आधार, पूंजीवाद के आधार पर, है ना। इंपॉर्टेंट चीज है ना। यूरोपीय संघ की स्थापना होने से पहले कई सारे ऐसे संगठन बन गए थे जिनका मेन मुद्दा यह था कि कैसे करके वो समाज में आगे बढ़ेंगे, है ना। यूरोपीय संघ की स्थापना सोवियत के विघटन के बाद होती है 1992 में मास्ट्रिस्ट संधि के आधार पर। और यहां पर देखना, साझी विदेश नीति, सुरक्षा नीति, इन दोनों ने नींव रखी थी इसकी, एक इंपॉर्टेंट चीज है। और न्यायिक सहयोग के साथ एकल मुद्रा प्रणाली की शुरुआत जो है वो भी यहीं पर की गई थी। न्यायिक सहयोग के साथ एकल मुद्रा प्रणाली की शुरुआत भी यहीं पर की गई थी। दैट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो एकल मुद्रा प्रणाली से क्या समझ रहे हो, यूरो सभी देशों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी जब यूरोपीय संघ जो है वो स्थापित हुआ था। अब इसकी शक्ति और प्रभाव मैं अगर देखूं तो उसमें आर्थिक प्रभाव सबसे पहले आता है। अब इसका आर्थिक प्रभाव ऐसा है कि पूरे विश्व में अगर आप देखोगे ना, ये अमेरिका को टक्कर दे रहा है। किस चीज में, इसकी मुद्रा ही ले लेते हैं। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो $1 लगभग 96 रुपए का है आज जाकर सर्च करो एक यूरो को, 108 रुपए से ज्यादा ही मिलेगा। तो किसकी डोमिनेंस है, यूरो की है। पर एक चीज है कि जो अमेरिकी डॉलर है उसे जनता पहचानती है, उसे जनता एक्सेप्ट करती है। कई सारे देशों में जब क्लैशेस होते हैं, झगड़े होते हैं, तो क्या पता वो यूरो को एक्सेप्ट ना करे बट डॉलर को जरूर करेंगे, है ना। तो एक वो रीजन आ जाता है बस। वर्ष 2005 में अगर आप देखोगे इसकी जीडीपी थी $12 ट्रिलियन। कब, 2005 में। इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है आज। समझ पा रहे हो किस लेवल का, और इतना सा है पूरे विश्व में, यूरोप इतना सा है। भारत के भौगोलिक आधार से भी कम है इसका भौगोलिक आधार, तब देख सकते हो।
उसी के रीजन पर दे सकते हो एक्चुअली, क्योंकि जहां जनसंख्या कम होती है संसाधनों का कम उपयोग होगा और जाहिर सी बात है वहां पर सहूलियत ज्यादा होगी चीजों को करने के लिए। यूरो मुद्रा में अगर आप देखोगे तो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती मिलती है, जाहिर सी बात है, कई बार मैं आपको दिखा भी चुका हूं, भी दिखा भी दूंगा। राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो इसके जो सदस्य देश हैं वो ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी सदस्य हैं। क्या अब यह तथ्य गलत नहीं है? जाहिर सी बात है गलत है, क्योंकि अब ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटेन तो बाहर हो गया ब्रेग्जिट के बाद। जनवरी में हुआ था, मैं जब ये ब्रेग्जिट सम्मेलन होते थे ना, मैं इससे बहुत फॉलो करता था भाई, है ना, कि आज एक और मीटिंग हुई है ब्रेग्जिट की, रोज आर्टिकल आ रहे हैं भाई द हिंदू न्यूज़पेपर में। सैन्य प्रभाव के बारे में अगर आप बात करोगे तो यूरोपीय संघ की संयुक्त सैन्य शक्ति जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति जो है वो मानी जाती थी। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति किसकी मानी जाती थी? यूरोपीय संघ की मानी जाती थी, संयुक्त सैन्य शक्ति विश्व की। क्यों? पहली अमेरिका की, दूसरी यूरोपीय संघ की, और यहां पर जितने भी देश हैं उनकी संयुक्त सेना है एक, मतलब किसी एक देश की नहीं है, पर्टिकुलर पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन की है ना। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे सभी के सभी, ठीक है। आगे चलें। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर आता है एक और संगठन जिसने अपनी बातें जो है वो बड़े लेवल पर पहुंचाई, जिसका नाम था आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, है ना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया ने यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का जो है वो सीधे तौर पर सामना किया। इस क्षेत्र के देशों को राष्ट्र निर्माण, गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन जैसी समस्याओं का सामना जो है वो सीधे तौर पर करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि अगर आप ये वाला स्थान देखोगे ना, ये वाला रीजन देखोगे, इस पर जापान ने अपना उपनिवेश बनाया है, यूरोप ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है, तो काफी सारे देश, छोटे छोटे देश हैं यहां पर भी, और उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपनिवेशों को सहा है। और जब वो आगे आते हैं, अपनी पटल पर बात रखते हैं सामने आके, तो उनका मेन मोटिव क्या रह जाता है? मेन मोटिव रह जाता है कि कैसे भी करके वो क्या करें? अपना आधार बड़ा करें। और वो आधार कैसे बड़ा करेंगे? एक संघ बनाकर, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया देशों का था। गुटनिरपेक्षता और क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर शीत युद्ध के दौरान जो है वो इन देशों पर दो महाशक्तियों में से किसी एक के साथ जुड़ने का दबाव जो है वो बनाया जाता है। ठीक बात है। और आसियान की स्थापना 1967 में बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वैकल्पिक रूप में की गई। एक बात यह भी थी, है ना। आगे चलेंगे। अब आसियान की स्थापना और सदस्य अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है, याद रखिएगा, 1967 के बैंकॉक घोषणा पत्र जो है उसके आधार पर हुई थी। ठीक बात है 1967 के बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर हुई थी। यहां पर अगर आप 5 देशों देखेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये वो 5 देश हैं जो कि संस्थापक देश माने जाते हैं। तो ये फैक्ट याद रहेगा। फिर उसके बाद आपका लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार ये आके जुड़े, ठीक है, ब्रुनेई आके जुड़ा। चलें आगे चलते हैं। अब इसके प्रतीक और चिन्ह देख लो, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप देखोगे यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, ये क्या है? ये धान की 10 बालियां हैं, धान की 10 बालियां हैं ये। और ये जो 10 बालियां हैं ये क्या दर्शाती हैं? ये इन 10 देशों को दर्शाती है जो कि आसियान के सदस्य हैं। चलो ये तो सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, है ना। आगे क्या है? आगे अगर आप ये देखोगे, ये लाल कलर का सा एक घेरा बनाया हुआ है, गोला बनाया हुआ है, सीधे तौर पर दर्शाता है एकता का प्रतीक। एकता का प्रतीक है किस चीज की? ये आसियान का, क्योंकि ये देश जो है वो आपस में एक रहते हैं, तो इसीलिए एकता का प्रतीक माना जाता है इसे। धान के 10 तने 10 सदस्य देशों की एकता और सहयोग को सीधे तौर पर दर्शाएंगे। वृत्त जो है आसिया का एकता का प्रतीक जो है वो दर्शाएगा। ये यहां पर कुछ देश हैं जो कि इसके सदस्य के रूप में आप देख सकते हो, जैसे कि फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार। ये वो देश हैं जो कि आसियान के सदस्य देश हैं। अब आसियान को अगर कोई चीज रिजॉल्व करनी है तो कैसे करता है ना, कैसे करता है भाई? आसियान वे है एक, आसियान वे का मतलब है आसियान का एक तरीका है अपना, जिसके आधार पर वो जो भी
विकल्प आते हैं उसके सामने, उन पर वो निर्णय देता है। जैसे कि अनौपचारिक रूप से, गैर टकरावपूर्ण से और सहयोगात्मक नीति जो है वो अपना रखी है इन्होंने, कि किसी भी तरह से किसी भी देश में, सदस्य देश में लड़ाई झगड़े ना हो, उनको बचाए रखने के लिए कुछ ऐसे डिसीजन इस तरीके से लिए जाएंगे जिससे कोई भी टकराव जो है वो आपस में नहीं होगा। ठीक है, आसियान समुदाय की बात करते हैं फिर हम। तो 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना होती है और इसके 3 स्तंभ सामने आते हैं। 3 स्तंभ सामने आए किसके? आसियान के। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। समझ पा रहे हैं आप? सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। जब आप ये 3 समुदाय देखेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है ना, और हमेशा एग्जामिनर यही फंसाता है, वो आपको देगा आसियान राजनीतिक समुदाय। कहीं भी रिटर्न नहीं है, तो दिस इज गलत ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन, है ना। इन चीजों पर ध्यान रखना है जिससे आपकी क्वेश्चन करने की एक्यूरेसी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, डन एवरीवन। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना, ध्यान देंगे, तो काफी सारी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी आपकी, आसियान समुदाय से रिलेटेड और भी काफी सारी चीजों से रिलेटेड। आगे चलोगे, फिर आता है सिद्धांत और दृष्टि के बारे में। जब आप सिद्धांत और दृष्टि देखते हो तो यहां पर आपको पता लगेगा शांति, तटस्थता, सहयोग को बनाए रखना आसियान का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। शांति, तटस्थता और सहयोग को बनाए रखना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना भी इसका एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आसियान विजन 2020 के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आसियान की भूमिका को परिभाषित सीधे तौर पर कर दिया है। ठीक है, डन। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। आसियान इंटीग्रेशन में अगर आप बात देखेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा वन विजन, एक पहचान है, मतलब एक दृष्टि है, एक पहचान है और एक समुदाय है, जिसके आधार पर ये पूरी की पूरी आसियान की किस चीज को दर्शा देता है? एकता के प्रतीक। ठीक है, चलें आगे। फिर आते हैं आपके चीनी अर्थव्यवस्था का उदय। जब आप यहां पर देखते हो तो यहां पर अभी तक हमने बात करी यूरोपीय संघ उभरा, आसियान उभरा, अब एक खेमे के अंतर्गत अलग से चीनी अर्थव्यवस्था भी उभर रही थी। और वर्तमान में अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, आज भी आप शीत युद्ध में हैं, शीत युद्ध चल रहा भाई, पहले बता रहा हूं 2.0, शीत युद्ध 2.0 है। किसके बीच में है? यूएसए और चाइना के बीच में है। क्यों चल रहा है ना? क्योंकि चाइना जिस लेवल पे आर्थिक समृद्धि कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है, उससे अमेरिका को प्रॉब्लम है। सेम वही प्रॉब्लम जो कि सोवियत संघ से थी एक समय पे। और अगर आप चीनी अर्थव्यवस्था का उदय देखेंगे ना, तो एक बार देखते हैं क्या था, क्या हुआ था चाइना में, है ना। तो यहां पर देखोगे आर्थिक विकास की शुरुआत हुई 1978 के बाद चीन ने तेज आर्थिक विकास किया। अनुमान है कि 2040 तक चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन सकता था। ठीक है, समाजवादी मॉडल से सुधार की ओर 1949 में चीन की अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर जो है वो सीधे तौर पर आधारित थी, है ना। भारत में चीन ने अपने संसाधनों और नीतियों पर आधारित विकास मॉडल जो है वो अपनाया था। किस पर? अपने संसाधनों और नीतियों पर आधारित। सोवियत संघ के अंतर्गत जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ के आधार पर, ठीक है, सोवियत संघ के आधार पर जो भी चीजें थी, है ना, अगर वो अपनाई 1949 के आधार पर चीन की अर्थव्यवस्था ने, तो वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ से ज्यादा जुड़ा हुआ था आपस में। ठीक बात है, इतना तो समझ में ही आ रहा होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो माओ की लाल किताब और हू की पूंजीपरस्त लाल टाई, जो कि दर्शाते हैं ये समाजवाद है और ये पूंजीवाद है। आगे चलोगे, फिर आप देखेंगे अमेरिका से संबंध भाई अलग लेवल पर बनाए हुए थे। 1970 के दशक में चीन ने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए, क्योंकि उसे पता था सोवियत व्यवस्था जो है, समाजवादी व्यवस्था जो है वो चल नहीं पाएगी, और इससे चीन का अंतरराष्ट्रीय अलगाव जो है वो समाप्त सीधे तौर पर हो गया, है ना। अंतरराष्ट्रीय अलगाव सीधे तौर पर समाप्त जो है वो चाइना का हो जाता है। और जब ये चीज हुई तो इससे क्या होता है? चाइना एक खुले द्वार की नीति में आ जाता है। और उसका मेन मोटिव था कि इस आधार पर पूंजीवादी परस्त जो देश हैं उनके साथ संबंध बनाना, ताकि वो वैश्विक आधार पर
आर्थिक समृद्धि कर सके। और इसी आधार पर खुले द्वार की नीति देंग शाओपिंग के नेतृत्व में 1978 में अपनाई गई, जिसका नाम है ओपन डोर पॉलिसी। मतलब अब जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, विदेशी कंपनियां चाइना में आके कर सकती हैं। चाइना में जब वो अपनी कंपनियां खोलेंगी तो चाइना में आपका रोजगार जो है वो बढ़ेगा, और उस रोजगार के आधार पर विभिन्न स्तरों पर हम देख सकते हैं कि आपकी काफी सारी चीजें होंगी। और इसका उद्देश्य जो है वो था विदेशी पूंजी और तकनीक को आकर्षित करना बड़े लेवल पर, है ना। तो वो एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे चलेंगे, फिर चाइना ने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो भी बनाया है चाइना में, है ना। उसके आधार पर क्या है, चीन की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका इसकी बनी रही है ना। और चुनौतियों में अगर आप देखेंगे तो आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गों तक नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा भाई सभी वर्गों तक आर्थिक लाभ? इसका रीजन, क्योंकि यहां पर आपका एक हुको सिस्टम जैसे एक चीज है, जिसमें क्या होता है ना कि जो व्यक्ति गांव में जन्मा है वो गांव में रहेगा, जो व्यक्ति बाहर जन्मा है वो बाहर ही रहेगा, है ना। उस आधार पर काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आप देखोगे तो यहां पर बेरोजगारी बढ़ी है, श्रमिक स्थितियां खराब रही हैं और महिलाओं की स्थिति भी कमजोर रही है। ऐसा नहीं है कि चाइना में सारा कुछ सही है, कुछ आधारों पर काफी सारी चीजें गलत भी देखने को मिलती हैं, बट हाँ कुछ किया नहीं जा सकता उसमें, ठीक है, ठीक है। आगे चलेंगे, ऐतिहासिक संबंध क्या है भारत के साथ चाइना के। तो भारत और चीन ने प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध जो है वो रहे हैं, और स्वतंत्रता के बाद संबंध कैसे हो गए हैं, खटास आ गई है थोड़ी संबंधों में, है ना। पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था, अब चाइना ने भारत के कई सारे हिस्सों पर अपना कब्जा जमाना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि तवांग रीजन अरुणाचल प्रदेश में हो गया, गलवान वैली वाला क्लैश हो गया, है ना। अक्साई चीन वाला हो गया हिस्सा जो कि लद्दाख में है थोड़ा सा, है ना। तो चाइना जो है इन चीजों पर अपनी क्लेम करता रहता है कि तो हमारा है, भारत ने हड़प रखा है। 1950 में चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया, तो अब इससे क्या होता है, और भारत ने भी जाने दिया। भारत को नहीं जाने देना चाहिए था, जाहिर सी बात है, राजनीतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर भी, क्योंकि बहुत बड़ा भौगोलिक भाग। अब भारत को यह लगा कि ये क्या है, पूरा का पूरा बंजर जमीन है तो दे देते हैं, नहीं देनी चाहिए भाई। ऐसे जमीन जो है वो बहुत ही अमूल्य होती है किसी देश के लिए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सीमा विवाद भी हैं कई सारे, है ना। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे के बाद मतभेद जो है वो सीधे तौर पर उभरे हैं, और 62 में सीमा युद्ध जो है वो हुआ है, जिससे भारत को सैन्य पराजय जो है उसका सामना सीधे तौर पर करना पड़ा। कूटनीतिक तनाव में क्या देखने को मिला है, 62 के बाद दोनों देशों के राजनीतिक संबंध कमजोर रहे हैं, और 76 तक संबंध जो है वो निम्न स्तर पर रहे। कुछ नहीं किया जा सकता भाई निम्न स्तर पर अगर रहे हैं तो, है ना। क्या करोगे उस आधार पर, कितना ही बेहतरीन बना लोगे संबंधों को अपने, है ना, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये भी है जो कि आप ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, अब यहां पर एक पूरा का पूरा क्या है, यहां पर अभी जो वर्तमान में है वो है आपका बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में, पहले थी कांग्रेस, है ना। इन दोनों के बारे में अगर मैं एक नीति की बात करूं तो देखो, कांग्रेस की जो नीतियां थी वो थोड़ी लिबरल होती है, उदार होती है, उदारवाद नीतियां होती है ना। और यहां पर क्या देखने को मिलता है आपको, थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है। एक्सट्रीमिज्म मतलब थोड़ा सा ये अलग लेवल पर आक्रामक रूप से, आक्रामक थोड़ी सी नीतियां होती है, आक्रामक नीतियां, है ना। और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी का विचारधारा अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मनमोहन सिंह के टाइम पे देखेंगे तो हमारी क्या पॉलिसी थी, लुक ईस्ट। भारत की एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी कि ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ देखो। मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे आज वो क्या हो गई है, एक्ट ईस्ट, ईस्ट की तरफ एक्ट करो, है ना। तो यहां पर वही चीज दे रखी है, 1991 में से लुक ईस्ट से 2014 में एक्ट ईस्ट तक हम पहुंच चुके हैं। संबंधों में सुधार हुआ है। दिसंबर 1988 से प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा से संबंधों में सुधार की शुरुआत जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिली है, बट क्या वो उस लेवल पर हुआ है जिस लेवल पर हम चाहते थे कभी, है ना। वी डोंट नो। तो ये चीजें आप सभी को ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के तहत जवाबदेही जो है वो एक बार बनाते हैं इसकी। यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना शुरू करी थी, सोचो। ट्रूमेन सिद्धांत, मार्शल योजना, नाटो योजना, ब्रेटन वुड्स योजना। एक ही ऑप्शन है मार्शल योजना, जो कि राइट है, मैंने आपको बताया था, जॉन मार्शल। ट्रूमेन भी आपका कुछ ऐसा ही पदार्थ था, मतलब कुछ ऐसा ही सिद्धांत था
अर्थव्यवस्था के लिए, बट उसमें काफी सारी चीजें अलग थी। और ये जो ट्रूमैन है ना, वो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जिन्होंने ये सिद्धांत चलाया था। योजना का नाम था आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना। नाटो योजना क्या थी? 1948 में अमेरिका का सैन्य संगठन था एक, जिसने क्या कहा था कि अगर कोई भी पूर्वी यूरोप से या सोवियत संघ की तरफ से किसी भी प्रकार का हमला होता है तो नाटो के सभी देश उस पर अपने आप को हमला मानेंगे और सभी एक साथ जवाबी कार्यवाही करेंगे। ठीक है। देन आता है आपका ब्रिटेन वुड्स योजना। ब्रिटेन वुड्स योजना क्या थी? देखो, इसके आधार पर वैश्विक संगठन आए थे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आया था, विश्व बैंक आया था, है ना। तो उनका मेन मोटिव क्या था? उनका मेन मोटिव था कि आर्थिक आधार पर जो भी पिछड़े हुए देश हैं उनकी सहायता करना, सहायता, है ना। अब आर्थिक आधार पर अगर आप आईएमएफ की बात करेंगे तो आईएमएफ भी आपको लोन देता है, वर्ल्ड बैंक भी आपको लोन देता है। जब विश्व बैंक से आप लोन लेंगे तो वो उदार लोन देता है आपको, काफी लंबे समय तक का इंटरेस्ट रेट है, 30 50 साल का इंटरेस्ट रेट है, बहुत लंबे समय के लिए लोन देता है। आईएमएफ क्या करता है कि हम आपको लोन देंगे, जैसे कि 1991 में भारत को जरूरत पड़ी थी, आईएमएफ ने कहा हम आपको लोन देंगे, बट आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। आपको उदारीकरण अपनाना पड़ेगा, निजीकरण अपनाना पड़ेगा, वैश्वीकरण अपनाना पड़ेगा। उसके आधार पर जब कंडीशंस दी गई तो भारत को उस कंडीशंस के आधार पर जब मानना पड़ा तब भारत को जाके लोन मिला। और उस समय 1991 में हमारी नई आर्थिक नीति आ जाती है। डोंट वरी, इनके ऊपर भी पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा है। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जाहिर सी बात है 1992। सी ऑप्शन सही है ना। जब आप सी ऑप्शन को देखते हो तो यहां पर सीधे तौर पर एक संधि है जिसका नाम है मास्ट्रिक्ट संधि, है ना। उस आधार पर यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। और यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद काफी सारी चीजें देखने को मिली, जैसे कि साझा झंडा, साझी विदेश नीति, है ना, साझी मुद्रा, यूरो, है ना। इंपॉर्टेंट था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यूरोपीय संघ के कौन से दो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? अब देखो, यहां पर अब दो नहीं पूछा जाएगा, अब एक पूछा जाएगा, है ना। मैंने बता दिया है, ऑप्शन इसलिए रखा है क्योंकि देखो अब वो ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा आपको। ब्रिटेन जो है, मैंने बताया, ब्रिटेन ब्रेक्जिट के थ्रू एग्जिट हो गया है। कहां से? यूरोपियन यूनियन से, यूरोपीय संघ से। तो यहां पर एक फ्रांस तो था ही, फ्रांस कहां कहां है? यहां पर फ्रांस है, यहां पर फ्रांस है, ये काटो ये काटो। अब फ्रांस तो मिल गया आपको। जर्मनी बताया था, जर्मनी तो बताया नहीं है, बी अपना आप गलत हो गया, सी इज द राइट ऑप्शन। ब्रिटेन क्योंकि पहले हुआ करता तो ये क्वेश्चन पुराना है, पर पूछा इसलिए है ताकि आपको पता रहे कि ब्रिटेन जो है वो किस लेवल पर जाके काम करता था। ठीक है, डन। आई होप चीजें सभी को क्लियर होंगी ये वाली। आगे चलेंगे। खुले द्वार की नीति किस नेता के द्वारा स्टार्ट की गई थी? माओ त्से-तुंग, देंग शाओपिंग, शी जिनपिंग, चाओ इन लाई। अलग जवाब, देंग शाओपिंग। कब की गई थी? 1978 में। क्या था? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, जिसके आधार पर यूरोप की अर्थव्यवस्था जो है वो आगे पुनः जीवित हो सकती थी, बड़े आधार पर हो सकती थी। ठीक बात है। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, टफ वन है, पर आपको बताना है इसका जवाब कमेंट सेक्शन में। और अगर आप पहली बार दृष्टि स्कूल आर्ट्स हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब चैनल पर आए हो ना, तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। रीजन, क्योंकि यहां पर आपको पूरे के पूरे वन शॉट्स मिलने वाले हैं, और हम जो है एंड में क्या करेंगे इवेंचुअली, मतलब अगर आप देखेंगे तो लाइव सेशंस में भी हम ये सारे चैप्टर्स इन डिटेल कवर करवा रहे हैं, जिसमें हम आपके पूरे के पूरे सेशंस में क्या कर रहे हैं भाई, आपके एमसीक्यू करवा रहे हैं। उसके बाद क्या है, आपके क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो मैं बस आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आओ क्लास अटेम्प्ट करो, जिसमें काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी क्लास की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है आपकी 6:30 बजे। तो
लाइव सेशन अटेंड करो, वहां पर आपको काफी सारी चीजें हम सिखाएंगे। और इवेंचुअली जब आपके अभी मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं ना अगस्त में, कुछ के सितंबर में भी होंगे, सारा का सारा सिलेबस उस टाइम पर मतलब मिड टर्म का वो पूरा हो जाएगा। और बाकी जो बोर्ड्स होंगे आपके, उसमें तो पूछो ही मत, आपकी तैयारी उस लेवल की होगी ना, आप भी ऐसा कहोगे यार पूरा का पूरा समझ में आ गया एक ही बार में। तो उस चीज के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो बस ये होती है वन शॉट खत्म। इसका जवाब जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी से चाहिए, है ना। तो जवाब लिखे बिना मत जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। बाकी मैं ऐसे सेशंस आपके लिए, ऐसे वन शॉट्स आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।